तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों मेरा नाम विजय है और मैं जयपुर के एयरपोर्ट पर काम करता हूँ। वहाँ पर मुझे गार्ड की नौकरी मिली थी और उसी नौकरी को करते करते अब 7 साल बीत गए हैं। लेकिन इन 7 सालों के सफ़र में मैंने कुछ ऐसे किस्से भी महसूस किए हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी हद तक डरा दिया था। आज भी जब मैं उनके बारे में सोच लेता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि उस दिन मैंने इतनी भयानक चीज़ों से सामना किया था। तो आइए जानते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट पर काम करते समय मैंने किन चीज़ों से सामना किया था जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू किया था। दोस्तों ये कहानी है साल 2016 की। उस वक्त हमारे काम में हमें काफ़ी ज़्यादा बिजी रहना पड़ता था क्योंकि पूरे दिन इधर से उधर घूमने फिरने में ही टाइम निकल जाता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में एक गार्ड तो कभी सोच नहीं सकता। दरअसल उस दिन मुझे पता चला कि आज से मेरी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में कर दी गई थी और मुझे भी इससे कोई नाराज़गी नहीं थी क्योंकि मेरा घर जयपुर एयरपोर्ट से बस थोड़ी ही दूरी पर था और यहाँ महीने की सैलरी अच्छी खासी मिल जाती थी। इसलिए मैं संतुष्ट था कि मुझे रात की ड्यूटी मिल गई है। वो पहली रात थी जब मैं रात की ड्यूटी करने के लिए एयरपोर्ट पर गया था तो मैंने देखा कि एयरपोर्ट के ऊपर लाइट जगमगा रही थी। चारों तरफ रोशनी रोशनी फैली हुई थी और मेरे कुछ साथी भी मेरा वहीं पर इंतज़ार कर रहे थे। मैंने अपने हाथ में डंडा उठाया और उसके बाद मशीन लेकर लोगों को चेक करने लगा कि कहीं किसी के पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एयरपोर्ट के ऊपर हड़कंप मचा दे। कुछ देर के बाद इधर उधर जांच पड़ताल करने के बाद मैं एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और वहां पर पानी पीने लगा। लेकिन तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। पता नहीं क्यों लेकिन उस आदमी की हरकतें मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी। मुझे एयरपोर्ट पर काम करते हुए आज काफ़ी वक्त बीत गया था लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह की हरकतें करते हुए किसी आदमी को नहीं देखा था। मैं बस उस आदमी की तरफ देखता जा रहा था। जैसे उस आदमी को इस बात का पता चल गया कि मैं लगातार उसकी तरफ देख रहा हूँ तो वो आदमी भी बिल्कुल मेरी ही तरह मेरी तरफ देखने लगा। पता नहीं क्यों लेकिन अब मुझे उस आदमी के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ तो करने वाला है जिसका हमें अंदाजा तक नहीं है। इससे पहले कि वहाँ पर कुछ हो पाता कि मैं उस आदमी की तरफ जाने लगा। जैसे उस आदमी ने देखा कि एक गार्ड उसकी तरफ आ रहा है तो वो तुरंत ही वहाँ से निकल गया। लेकिन मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। जब बाकी गार्ड मुझे पीछे से आवाज़ दे रहे थे तो मैंने उनकी एक ना सुनी और मैंने सोचा कि इस चोर को पकड़ने के बाद शायद मेरा प्रमोशन हो जाएगा। इसलिए मैं उस चोर जैसे आदमी को देखने के लिए बस उसके पीछे पीछे भागने लगा। वैसे तो एयरपोर्ट पर काफ़ी कैमरे लगे हुए थे लेकिन कैमरों से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला था। इसलिए मैं उस आदमी का पीछा करते करते एयरपोर्ट के आखिर तक आ गया। मैं एयरपोर्ट के जिस कोने में आया था वहाँ पर काफ़ी सन्नाटा था। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो आदमी इस तरफ क्यों आया होगा। यहाँ पर तो सिर्फ सुनसान जगह ही रहती है। इसके अलावा यहाँ पर ना ही तो कोई गाड़ी आकर थम सकती है और ना ही यहाँ पर कोई आदमी आता जाता है। दरअसल ये उस एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर पीछे का एरिया था और उस एरिया के अंदर लोगों का आना जाना बहुत ही कम होता था और हमारे एयरपोर्ट के लोग भी कहते थे कि वहाँ पर हमें खासकर रात में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जगह थोड़ी डरावनी है और वहाँ पर भूत पिशाच रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आज से पहले कभी भी भूत पिशाच जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं किया था। इसलिए मैं यहाँ तक तो चला आया था और इसी बीच मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ पर कोई नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ पर टाइम बर्बाद करने से तो अच्छा है मुझे वापस निकल जाना चाहिए। और यही सोचकर अभी मैं वापस निकलने वाला था कि अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मुझे एकदम से पीछे से पकड़ लिया हो। एक बार के लिए तो मैं अपने पीछे की तरफ घूमकर देखने लगा लेकिन मुझे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया और अब मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि मेरा हाथ वापस से नॉर्मल हो गया था। लेकिन कुछ देर पहले मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। एक बात तो मेरे समझ में आ गई थी कि जो भी लोग इस जगह को अजीब बताते हैं वो सच में सही बोलते हैं क्योंकि इस जगह पर कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। खैर अब मेरे लिए यहाँ से निकलना ही बेहतर था तो मैंने ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया और फिर वहाँ से निकलने लगा। अभी मैं वहाँ से वापस निकल ही रहा था कि फिर एक बार मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ताली पीटी हो। फिर एक बार इस आवाज़ को सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया और उसके बाद मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे कौन है भाई तू? हिम्मत है तो बाहर निकल।
बस मैंने इतना कहा ही था कि तभी मुझे पीछे से एक बहुत ही जोर का धक्का लगा। धक्का इतना जोर का था कि मेरी गर्दन पीछे की तरफ खिसक गई और मैं आगे की तरफ धड़ाम से गिर पड़ा। नीचे गिरते ही मेरा चेहरा पूरा धूल में सुन्न हो गया और मेरे पूरे शरीर पर कांटे चुभ गए। मैं समझ गया था कि यहाँ पर कोई तो है जो मुझे अदृश्य होकर मारने की कोशिश कर रहा था। पहले तो मुझे लगा कि ये किसी चोर या डाकू का काम है जो गार्ड को परेशान कर रहा है, लेकिन जब मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो मैं समझ गया कि यह किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की गतिविधियां हो रही हैं और अब मुझे भी हल्का फुल्का डर लगने लगा था। हालांकि अभी तक मैं पूरी तरीके से ये विश्वास नहीं कर पाया था कि यहाँ पर सच में ही कोई भूत है। बस मुझे इतना एहसास हो गया था कि जरूर यहाँ पर कोई तो है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। इसलिए अब मैं वहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि जो भी था वो बहुत ही खतरनाक था। अब मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता था, इसलिए मैं वहां पर ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था। उसके बाद मैं उस कच्चे रास्ते से होता हुआ वापस से एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। मैंने करीब 10 से 12 कदम ही पटके थे कि इस बार मुझे अपने कानों में ढोल और नगाड़ों के बजने की आवाजें आने लगी। इस बार तो मैं इन चीजों को साफ साफ सुन पा रहा था और इस बार मैं पीछे पलटकर देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन इस ढोल और नगाड़ों की आवाज ने अब और भी ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी। इसीलिए मुझे मजबूरन पीछे की तरफ पलटकर देखना पड़ा और इस बार मैंने जैसे पीछे देखा तो मैंने पाया कि 10 से 12 लोग ढोल नगाड़ों को अपने कंधे में लटकाकर उन्हें बजा रहे थे और 4 लोगों ने अपने कंधे के ऊपर एक लाश को पटक रखा था और वो उसे कहीं पर लेकर जा रहे थे। जैसे मैंने उन्हें देखा तो उनमें से एक ने मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया, लेकिन ये मुझे काफी अजीब लगा, इसलिए मैं उनसे बचने के लिए वापस से रास्ते की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ रखा हो और मैं उसे खींचकर अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। लेकिन बाद में जब मैं पूरी तरीके से थक गया और मेरे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो मैं एकदम से रुक गया और उसके बाद पीछे मुड़कर देखने लगा। दरअसल मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन वो ढोल और नगाड़ों के साथ जो लोग थे वो अभी भी मेरे पीछे आ रहे थे और अब उन्होंने धीरे धीरे मेरे करीब आना शुरू कर दिया था। मेरे शरीर में अब थोड़ी बहुत जान बची थी। मैं चाहकर भी अपने पैरों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। जब मुझे लगा कि मुझे उन्हीं के साथ चलना चाहिए तो मैं वहीं पर रुक गया और उसके बाद उन लोगों के आने का इंतजार करने लगा। फिर मैं उसके बाद उन ढोल और नगाड़े बजाने वाले लोगों के साथ हो गया, क्योंकि अब मैं अपनी जान पर खेलना नहीं चाहता था। फिर कुछ देर के बाद जब मैं सिर्फ उनके पैरों में देखकर चल रहा था तो मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मैं किस तरफ आ गया हूँ। और कुछ देर के बाद मैंने देखा कि मैं एक बड़ी सी चट्टान के पास था, पर आज से पहले मैंने कभी भी इस लाल रंग की चट्टान को बिल्कुल भी नहीं देखा था। उसके बाद वो सभी आदमी उस लाश को लेकर उस चट्टान के ऊपर चले गए और उसे लकड़ी के ऊपर सुला दिया। अभी तक तो फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे उस आदमी को लकड़ी के ऊपर लेटाया गया तो मैंने देखा कि वो एक जिंदा आदमी था और वो अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन उन लोगों के एक हाथ में इतनी ताकत थी कि उनमें से एक आदमी ने अपने एक ही हाथ से उस आदमी को पकड़ रखा था और वो आदमी हिल तक नहीं पा रहा था। दोस्तों, ये सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अभी वो उसको जलाने वाले थे कि तभी मैं भागता उस आदमी के पास गया और उसे छुड़वाने की कोशिश करने लगा। लेकिन यहाँ तो सारा का सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। जब मैं उसे छुड़वाकर वहां से निकलने की कोशिश में था तो उन्होंने उल्टा मुझे पकड़ लिया और फिर हम दोनों को एक साथ उस चिता के ऊपर लिटा दिया। तो मैंने देखा कि वो तो हमारी एयरपोर्ट की टीम का एक गार्ड था जिसका नाम चिंतामणि गोस्वामी था। चिंतामणि सर को अपने सामने देखकर मैं हैरान हो गया था और उसके बाद आंखों ही आंखों में हम दोनों ने समझ लिया था कि आखिर वो भी किस तरह से इस जगह पर पहुंचे होंगे। बाद में मैंने उनको इशारा किया और हम दोनों एक दूसरे की रस्सी खोलने लगे। फिर किसी तरह हमने फिर से अपने आप को छुड़वा लिया था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग किसी सही समय का इंतजार कर रहे थे और वो सही समय आते ही वो सभी हमारे साथ चिता को आग जलाने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही हम दोनों वहां से भागना चाहते थे। तभी चिंतामणि सर को पता नहीं क्या आइडिया आया कि उन्होंने मन ही मन भगवान हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू कर दिया और वो हनुमान चालीसा इतनी अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे कि वहां आसपास में खड़े सभी लोग एक बार के लिए हम दोनों को घूर कर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान चालीसा का पाठ का असर अब उनके ऊपर होने लगा था और वो सभी अपने कानों को पकड़ने लगे थे।
उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा को और भी तेज गति से गाना शुरू कर दिया। ये सब 5 मिनट तक चलता रहा और उसके बाद वो ढोल नगाड़े वाले लोग हमसे काफ़ी दूर चले गए और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैं और चिंतामणि सर जी हम तुरंत ही उठे और उसके बाद वहाँ से भागने लगे। फिर मैंने भी चिंतामणि सर के पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया और कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें एयरपोर्ट की लाइट नज़र आने लगी। लेकिन इससे पहले ही ना जाने हमारे शरीर में ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों के हाथ पैर अब काम करने बंद कर चुके थे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें फिर से बांध दिया था, लेकिन इस बार हमारे शरीर के ऊपर कहीं भी कोई रस्सी नहीं थी, बल्कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे किसी एक अदृश्य ताकत ने हम दोनों को जकड़ दिया था। हम दोनों एकदम से नीचे गिर पड़े। बस अब 2 घंटे का खेल बचा था और इस वक्त रात के 2 बज रहे थे और 2 घंटे के बाद इन काली शक्तियों की ताकत खत्म होने वाली थी, क्योंकि मैंने अपने पूर्वजों से सुना था कि 4 बजने के बाद कोई भी काली शक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब भगवानों की पूजा शुरू हो जाती है और उस समय ये काली शक्ति कमजोर पड़ जाती हैं। फिर कुछ देर के बाद हम दोनों और भी ज्यादा घुटन महसूस करने लगे। मेरी आंखें लाल हो चुकी थी और जब मैंने चिंतामणि सर की हालत देखी तो उनकी हालत मेरी ही तरह बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद हम दोनों बेहोश हो गए थे। बाद में जब हमारी आंख खुली तो हम हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में जब हमने ये किस्सा वहाँ के सभी लोगों को सुनाया तो उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कुछ ऐसा भी हो सकता था। लगभग 1-1.5 महीने के बाद हम दोनों पूरी तरीके से रिपेयर हो गए थे और फिर अपने काम पर लग गए। लेकिन आज भी हम उस दिन के बारे में सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें विश्वास ही नहीं होता है कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हालांकि उस दिन मैंने कुछ ऐसा डरावना तो नहीं देखा, लेकिन वो अजीब अजीब जगह उस एयरपोर्ट के आसपास में कहीं पर भी नहीं है। फिर वो हमें कहाँ ले गए थे और हम किस तरफ से भागकर वापस आए, ये सभी बातें हमारे दिमाग में एक रहस्य बनकर रह गई हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।